नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि तेल के दाम स्थिर हैं, तो हो सकता है कि आपकी ये खुशी जल्द गायब हो जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से सताना शुरू कर सकती हैं, क्योंकि कच्चे तेल का दाम रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है और साथ ही विधानसभा चुनाव भी खत्म होने वाले हैं। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी अगले सप्ताह फिर से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। असल में यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतों में $100 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से पैदा हुए ₹9 प्रति लीटर के अंतर को पाटने के लिए होगी। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2014 के बाद पहली बार $110 प्रति बैरल के आसपास पहुंची हैं। ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार 1 मार्च को भारत में कच्चे तेल की खरीदारी $102 प्रति बैरल के ऊपर की गई, जो अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले सप्ताह राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोल और डीजल दोनों पर ₹5.7 प्रति लीटर का घाटा झेल रही हैं। वहीं ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि तेल कंपनियों को अपने औसत मुनाफा हासिल करने के लिए खुदरा कीमतों में ₹9 प्रति लीटर या 10% का इजाफा करने की दरकार है। आपको बता दें कि रूस यूरोप की प्राकृतिक गैस का 1/3 और वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 10% उत्पादित करता है, जबकि यूरोप को लगभग 1/3 रूसी गैस यूक्रेन के रास्ते पाइपलाइनों से मिलती है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच कच्चे तेल के दाम में भारी बढ़ोतरी जारी है। अब बात यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। युद्ध के 7वें दिन उसने खार्किव के पुलिस मुख्यालय पर हमला किया है। जोटेमर के कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी तोपों ने काफी जानमाल की क्षति पहुंचाई है। यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके तहत पोलैंड में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। यहाँ पर ये अधिकारी सभी भारतीयों को रिसीव कर वतन वापसी में मदद करने का निर्देश दे रहे हैं। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं भारत से लगातार कई फ्लाइट्स यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जा रही है, जहां यूक्रेन बॉर्डर पर आए भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है। बुधवार सुबह एयरफोर्स का विमान रोमानिया के लिए रवाना हुआ। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसन पर कब्जा करने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि सशस्त्र बलों के रूसी डिवीजनों ने खेरसन को पूरे नियंत्रण में ले लिया है। रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने में लगी है। वहीं रूसी सेना ने खार्किव मिलिट्री एकेडमी को अपना निशाना बनाया और इस पर रॉकेट दागा है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने कई रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए हैं। अब बात इंसानियत के फरिश्तों की। परमार्थ कॉलोनी सरसा निवासी अविनाश रानी इंसान गत दिवस अपनी स्वास्थ्य पूंजी पूरी करते हुए मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजे, जहां उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके परिजनों ने उनकी देह मेडिकल रिसर्च हेतु दान की। शाह सतनामजी नगर में आयोजित नाम चर्चा में ब्लॉक की साध संगत द्वारा 8 जरूरतमंद परिवारों को महीने भर का राशन वितरित किया गया। ब्लॉक रत्तेवाला की साध संगत ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन प्रेरणा पर चलते हुए गाँव 7 बीबी में रहने वाली जरूरतमंद महिला ज्ञानी बाई को मकान बना कर दिया। यहाँ बताने योग्य है कि 60 सेवादारों और 6 मिस्त्रियों ने मात्र 7 घंटे में माता के मकान का निर्माण कर दिया। चलते चलते डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। रूसी हमले के बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत के अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई हैं। वहीं पोलैंड में भारतीय दूतावास ने लवीव, टर्नोपिल और पश्चिमी यूक्रेन के अन्य हिस्सों में फंसे भारतीयों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द पोलैंड की सीमा में दाखिल होने के लिए बुडोमिर्ज सीमा चौकी पर पहुंचे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 7,554 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,38,599 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 85,680 रह गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया में बन रही नई व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। उन्होंने संचार के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए आह्वान किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के 10 महीने बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को नगर निकाय चुनावों में भी पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए राज्य की 107 नगर पालिकाओं में से 93 पर जीत दर्ज की है। धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बचाव करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अपराध साबित होने तक किसी मंत्री से इस्तीफा मांगना अनिवार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा
भाजपा को दुनिया की सबसे झूठी पार्टी करार देते हुए बुधवार को कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा ने किसानों की कमाई आधी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को वाराणसी में रहेंगे। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख मंगलवार को सांसदों से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाला भारत आपसी समृद्धि विकसित करने एवं मुक्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में अमेरिका का आवश्यक साझेदार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ पूर्व नियोजित तथा अकारण युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका उनके द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने यूक्रेन पर हमले के कारण रूस और बेलारूस के निशानेबाजों को अपनी सभी प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया है। नमस्कार।